Hello everyone. So myself Divya Gupta, UPSC GSI Rank 4 Chemistry. सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीटरसन एलिमिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस सीरीज में अभी हमने एक ही रिएक्शन कवर की है, दैट इज पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एलिमिनेशन वाला पोर्शन, उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हम कवर करने वाले हैं E1, E2, E1CB एंड EI एलिमिनेशन। हम ये चारों कवर करेंगे। तो एलिमिनेशन में मैं टोटल 5 to 6 वीडियोस रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आपका कंप्लीट एलिमिनेशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा, E1, E2, E1CB एंड EI। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखेंगे PYQs में तो बहुत क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आए हुए हैं। तो इन 5-6 वीडियोस में हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स हैं कैरेथर्स के, क्लेडन के एंड ज्विफल के, वो सारे एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। तो उसी के साथ साथ हमारे सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एलिमिनेशन में, मैं पहले बता देती हूँ। अगर आप ये 5-6 वीडियोस अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पूरा एलिमिनेशन वाला पार्ट अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ओके, तो हम डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया से। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा को हम 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा को हम 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं एंड गामा को हम 1-3 एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल देखते हैं। लिखिए आप अल्फा एलिमिनेशन। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम हेलोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम हेलोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम हेलोफॉर्म। तो सबसे पहला आप एक हेलोफॉर्म का एग्जांपल लिखिए, CHCl3। क्लोरोफॉर्म हम ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन क्या लगा रहे हैं, -I इफेक्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो बेस आएगा, इजिली क्या करेगा, इस H+ को रिलीज कर देगा, ठीक है। इस H+ को यहाँ से निकाल लेगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा एंड साथ में 3 क्लोरीन भी यहाँ पर है, राइट। तो अब क्या होता है, यहाँ से कोई भी इन तीनों में से एक क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो क्लोरीन जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट CCl2 एंड कार्बन पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब एक लॉन पेयर मिलेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं। दिस इज डाइक्लोरोकार्बन एंड ये स्टेप काफी स्लो होता है, ठीक है। तो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसी कार्बन से आपने हेलोजन को भी रिमूव किया। तो एक ऐसा एलिमिनेशन है, 1-1 एलिमिनेशन, या आप बोल सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। सेकंड हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन को हम 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, राइट। तो इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसके भी हम 3 एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट CH2H, CH2OH, रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट करते हैं। कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां पर क्या होता है, एक कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, दूसरे कार्बन से आप OH को रिमूव करते हो। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या रिमूव कर रहे हो, वाटर रिमूव कर रहे हो। तो कार्बन 1 से हमने OH को रिमूव किया, कार्बन 2 से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो दैट्स व्हाई इट इज 1-2 एलिमिनेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन, बगल वाला कैसा होता है, बीटा होता है,
तो बीटा से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, दैट्स व्हाई इट इज बीटा एलिमिनेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या, वाटर को आप रिमूव कर देंगे, अल्फा बीटा के बीच में आप क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, दूसरे कार्बन से हमने हेलोजन को रिमूव किया है। एग्जांपल ले लीजिए, अब बस OH की जगह क्या रख दीजिए, हेलोजन रख दीजिए। इसके रिएक्शन हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। आप NaNH2 भी ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप ले सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एक कार्बन से H और एक कार्बन से X निकल जाता है, हेलोजन निकल जाता है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। और फिर दोनों कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, और क्या रिमूव हो गया, HX रिमूव हो गया। दिस इज ऑल्सो बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, डीहेलोजिनेशन। व्हाट इज डीहेलोजिनेशन? इस बार दोनों कार्बन पर ही हेलोजन प्रेजेंट है, इस बार दोनों कार्बन पर ही क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक के साथ, तो होगा क्या, जिंक इन दोनों हेलोजन के साथ कंपाउंड बना लेगा ZnX2, और दोनों कार्बन बचा क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे आपस में, और हमें मिल जाएगा साथ में ZnX2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक कार्बन से एक हेलोजन को रिमूव किया, दूसरे कार्बन से दूसरे हेलोजन को रिमूव किया, दैट इज ऑल्सो 1-2 एलिमिनेशन, या बोल सकते हैं इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सॉरी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा में क्या होता है, आप एक कार्बन से एक ग्रुप को रिमूव करते हो, बगल वाले से दूसरे ग्रुप को रिमूव करते हो, दैट इज 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल देते हैं गामा एलिमिनेशन का भी। गामा एलिमिनेशन का भी एक एग्जांपल हम देखेंगे। गामा का मतलब 1-3 एलिमिनेशन, गामा को आप 1-3 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम इसका भी देखते हैं, आइए। CH2 CH2X CH2X। इस बार आपने हेलोजन ही लिया है, बेसिकली है तो ये भी डीहेलोजिनेशन ही, बस अब दो हेलोजन 1 और 3 कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों हेलोजन क्या करेंगे, जिंक के साथ ZnX2 बनाएंगे और दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग मिल जाएगी, साइक्लोप्रोपेन, और साथ में ZnX2। तो इस बार क्या हुआ है, दो हेलोजन को रिमूव तो किया, बट एक 1 कार्बन से पे था, दूसरा 3rd कार्बन पे था, दैट इज 1-3 एलिमिनेशन, और इसे आप गामा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ओके तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है एलिमिनेशन में, हमको पढ़ना होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, E1, E2, E1 CB एंड EI। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन को हम फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, E1, E2, E1 CB एंड EI। तो हम ये चारों कवर करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले मैं जनरली आपको बताऊंगी कि बीटा एलिमिनेशन में रिजियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है, ठीक है। सो राइट डाउन रिजियो सेलेक्टिविटी इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। जस्ट अ मिनट, yes, write down regio selectivity in beta elimination। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है रिजियो सेलेक्टिविटी का, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय रिजियो सेलेक्टिविटी। तो रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि दो रिजियो आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, दो रिजियो आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, बट उन दोनों में से एक मेजर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्या मतलब है, समझे नहीं हम। तो देखो अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले आप इसमें लिखिए, हियर one of the regioisomer is formed as major product, दूसरे वाला क्या होगा, माइनर होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। ओके
तो आइए देखते हैं हम इसको डिटेल में। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। CH3 CH क्लोरीन CH2 CH3, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये? अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का। जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा 2 है, ये भी बीटा है, ये बगल वाला भी बीटा है, बीटा डैश से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो अब मैं हाइड्रोजन, देखो क्लोरीन तो अल्फा कार्बन से निकलेगा नो डाउट, बट हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी भी बीटा से निकल सकता है, हाँ या ना? तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दो डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं। एक बार डबल बॉन्ड आप बचा फर्स्ट नंबर पे भी लगा सकते हैं, और एक बार डबल बॉन्ड आपको सेकंड नंबर पे भी मिल सकता है, हाँ या ना? सेकंड नंबर पे कब मिलेगा? जब आप बीटा डैश से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। और फर्स्ट नंबर पे कब मिलेगा? जब आप बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है? रिजियो आइसोमर्स है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? दीज आर रिजियो आइसोमर्स, ओके। लेकिन इन दोनों में मेजर तो एक ही बनेगा ना। तो अब आप चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो आपने पढ़ा है कि जितना मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, इस डबल बॉन्ड पे आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, राइट? तो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब मोर स्टेबल। और इस अल्कीन को हम सेडजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस अल्कीन को हम क्या कहते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर हॉफमैन वाला क्या है? माइनर है, और सेडजेफ वाला क्या है? मेजर है, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला मोर स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज मेजर। तो इसे हम कहते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। तो मैं बोल सकती हूँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो रिजियो सेलेक्टिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कब होंगी? जब आपके पास दो दो बीटा कार्बन होंगे, आपके पास दो दो ऑप्शन होंगे कि आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं ग्रुप को, दूसरे बीटा से भी रिमूव कर सकते हैं। तो उस केस में हम किस मेजरली तो किसी एक से रिमूव करेंगे, तो उस केस में हम चेक करेंगे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। और स्टेबल वाले अल्कीन को हम कहते हैं सेडजेफ, और लेस स्टेबल वाले को हम कहते हैं हॉफमैन। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस इज रिजियो सेलेक्टिविटी इन बीटा एलिमिनेशन, दिस इज रिजियो सेलेक्टिविटी इन बीटा एलिमिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, देखते हैं कौन बताता है। यहाँ पे हेलोजन है क्लोरीन, दिस इज CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, ओके। तो सुनो, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, बीटा ये भी है, ये भी बीटा है, दोनों के पास हाइड्रोजन है, हाँ या ना? तो अब इन दोनों में से किसी भी बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं बीटा, एक है बीटा एक है बीटा डैश, अगर मैं बीटा से रिमूव करती हूँ हाइड्रोजन को तो मुझे डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा, हाँ या ना? और अगर आप बीटा डैश से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपको डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा, हाँ या ना? राइट? तो हम कैसे चेक करेंगे कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? तो चेक कर लीजिए कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं इस वाले डबल बॉन्ड पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है। और इस वाले डबल बॉन्ड पे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। या आप ना एक और चीज चेक कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, राइट? एंड डबल बॉन्ड में जितने हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं वो अल्कीन उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो ये भी अल्फा है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं, और उन पर लगे हुए हाइड्रोजन कैसे होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितने होंगे? एक तो ये ना, और ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और इस पर कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो अल्कीन उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं
ये आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यही है कि वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। क्लियर? ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है, सेजेफ, और दूसरे वाला कौन सा है, हॉफमैन, तो मेजर कौन सा होगा, सेजेफ वाला होगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए एक और एग्जांपल हम इसका लेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इस केस में देखना मैं क्या कर रही हूँ, इस केस में यहाँ पे तो मिथाइल है, बट थर्ड नंबर पे मैंने क्लोरीन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इसको बीटा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर आप बीटा डैश से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये डबल बॉन्ड मिलेगा, हाँ या ना। और यहाँ पर अगर आप बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ये आपने बीटा डैश से रिमूव किया और यहाँ पर आपने बीटा से रिमूव किया, तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, हाँ या ना, राइट। किसके साथ रिएक्शन कराइए भाई, अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अब इन दोनों डबल बॉन्ड में कौन स्टेबल है, तो चेक कर। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड अगर मैं देखूंगी यहाँ पर, तो दोनों में सब्स्टिट्यूएंट्स तो दो ही लगे हुए हैं, एक दो, बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी दो ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक दो, बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन है। तो उसके बेसिस पे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले के पास ये अल्फा कार्बन है दोनों, और दोनों अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो दो है, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरे वाले के पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट यहाँ पर बच्चा एक के पास तो एक है और एक के पास दो है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन से वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये लेफ्ट वाला, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो ये कैसा है, सेजेफ प्रोडक्ट है, दिस इज सेजेफ प्रोडक्ट, और ये वाला ही क्या होगा, मेजर होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बचा इस केस में, वैसे तो नॉर्मली आप सब्स्टिट्यूएंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट कई बार ऐसा भी होता है सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, तो उस केस में आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने ही पड़ेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे, डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 कार्बन होता है, उस sp3 कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आप रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इज इट क्लियर? तो ये था रेशियो सेलेक्टिविटी इन बीटा एलिमिनेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन में हमें 4 रिएक्शन कवर करनी है, E1 E2 E1 CBN EI। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शन, तो आप लोग हेडिंग लिखिए E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। तो देखिए क्या होता है E1 में, तो एक एग्जांपल लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पे L L क्या है, कोई भी लिविंग, L क्या है, लिविंग ग्रुप है, हेलोजन OH कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कोई भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। और ये लिविंग ग्रुप जब निकलता है, ये वाला स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दिस इज RDS। तो लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो भाई वो अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको E1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज कार्बोकेटाइन, और साथ में L- मिला, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो RDS पे डिपेंड करता है। तो RDS में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट तो एक ही है, रिएक्टेंट तो एक ही है, तो रेट को आप क्या लिखेंगे, रेट को क्या लिखेंगे, K इंटू में रेट कॉन्स्टेंट K इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये जो भी रिएक्टेंट आपने लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक ही रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो इसका मतलब E1 एलिमिनेशन कौन सी काइनेटिक फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, हमने लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, कार्बोकेटाइन मिल गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लेकिन सेकंड स्टेप करने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है,
इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिल रहा है और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होती है, तो चेक कर लेना कि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी तो पहला वही कराएंगे। इज इट क्लियर? तो लिख लीजिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके, सिंस इन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। इसे ठीक करें, यहाँ पे लिखिए, सिंस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, intermediate carbocation is formed during the reaction, so if possible then rearrangement should take place. So if possible then rearrangement should be take place. तो आप प्लीज चेक करेंगे कि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, अगर होगा तो हम रीअरेंजमेंट जरूर कराएंगे। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। तो हमें कार्बोकेटाइन मिल गया, कार्बोकेटाइन टर्शरी था, तो वहां पे तो भाई कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इट इज स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, आप क्या करेंगे, अब आप इसे हीट करेंगे, हीट करेंगे, और साथ में आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पे। तो बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, किसी भी यहाँ तो देखो तीनों ही सेम है, यहाँ तो तीनों ही मिथाइल क्या है, सेम है, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली यू विल गेट अल्कीन। तो ये अल्कीन आपको मिल गया। तो यहाँ पे तो तीनों मिथाइल सेम थे, तो आप किसी से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते थे, लेकिन अगर तीनों सेम नहीं होंगे तो कहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, अभी ऊपर पढ़ा तो सही, रीजो सेलेक्टिविटी। जहां से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद आपको क्या मिल रहा हो, स्टेबल अल्कीन मिल रहा हो, सीएचएफ अल्कीन मिल रहा हो, तो वहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तो तीनों सेम थे, तो कहीं से भी रिमूव कर सकते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ये इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप आरडी स्लो स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फिर हम चेक करेंगे कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो आप वो कराएंगे। फिर फाइनली क्या करते हैं, हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे। बेस क्या करेगा, बगल में जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड बना लेगा। इज इट क्लियर? एंड लिख लीजिए यहाँ पे नीचे, in even mechanism या in even reaction Sage's product is major product always। Sage's वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे मेजर होगा। इज इट क्लियर? और Sage's कौन होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाता है। तो आइए अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ठीक है, लिखिए, इवन मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं अभी हम, इवन मैकेनिज्म से जाएंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोरीन को निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, हाई है ना, राइट। फिर हम क्या करते हैं, बेस के प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कहां कहां से रिमूव कर सकता है, एक तो ये ऑप्शन है 1, एक ये ऑप्शन है 2, ये भी तो बीटा कार्बन है, एक ये ऑप्शन है 3, तीन तीन बीटा कार्बन है यहाँ पे, तो इन तीनों में से कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक एक करके चलो तीनों से रिमूव करते हैं। तो मैं 1 से रिमूव करूंगी तो डबल बॉन्ड ये मिलेगा, 2 से रिमूव करती हूँ तो डबल बॉन्ड ये मिलेगा, एंड 3 से रिमूव करती हूँ तो डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी तो तीनों की है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है यहाँ पर इन तीनों में मेजर कौन है, फर्स्ट वाला, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना। इस डबल बॉन्ड पे आप देख सकते हो 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो इट इज मोर स्टेबल। बाकी दोनों क्या होंगे, माइनर होंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, CH3 C CH3 OH
CH2 CH3। रिएक्शन आप करा रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और साथ में आप हीट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए सॉरी, करते हैं, हम देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो होगा क्या, एसिड प्रेजेंट है, मतलब H+ प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन सबसे पहले अपना लोन पेयर H+ को देगा। तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिविस बेस की तरह। H+ लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, लिविस एसिड की तरह। तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे पहले से लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो आपको क्या मिला, CH3 C CH3 CH2 CH3 OH2+। अब ये जो OH2+ है काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो तुरंत क्या करेगा ये, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो ये स्टेप कैसा होता है, जब लिविंग ग्रुप निकलता है, तो मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया, जब लिविंग ग्रुप निकलता है तो स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, दिस इज RDS। जब ये निकलेगा तो हमें कैसा कार्बोकेटाइन मिलेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, हाँ या ना। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं यार, कहाँ कराओगे, बल्कि कराओगे रीअरेंजमेंट तो टर्शियरी से सेकेंडरी बन जाएगा या प्राइमरी बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी टर्शियरी स्टेबल है भाई, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सेकंड स्टेप में। तो आप इस कार्बोकेटाइन को लिखिए, इस कार्बोकेटाइन को लिखिए सबसे पहले। तो अब आप कहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, कहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से इस वाले कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, ये बीटा है, ये भी बीटा है, इन दोनों से रिमूव कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके दोनों से रिमूव करते हैं। तो पहले मैं एक उसको बीटा डैश लिख रही हूँ। तो अगर मैं बीटा से रिमूव करती हूँ तो आपको डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा, हाँ या ना। अगर आप बीटा डैश से रिमूव करते हैं तो आपको डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा, हाँ या ना। तो इन दोनों में डबल बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ऊपर वाला है, हाँ या ना। तो दिस इज सेडजेफ प्रोडक्ट, और यही क्या होगा, मेजर होगा। अब चेक कर सकते हैं भाई यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 1 और 2, 2 ही लगे हुए हैं। तो ऊपर वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इट इज मोर स्टेबल, तो ये क्या होगा, मेजर होगा। नीचे वाला क्या होगा, माइनर होगा। बनेगा तो नीचे वाला भी, बट यस लेस अमाउंट में बनेगा। क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसे भी हम देखते हैं, इसे भी समझिए आप। CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे हमने कोई लिविंग ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ से, स्लो स्टेप है, RDS रिडिटर्मिनिंग स्टेप। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, फिलहाल कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है। रीअरेंजमेंट कराओगे बगल से, अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हो तभी भी तो सेकेंडरी मिलेगा ना, तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ये बीटा डैश, दो दो बीटा कार्बन है, तो अब इन दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। तो अगर मैं बीटा से रिमूव करती हूँ तो डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा। क्या इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। एक बार आप बीटा डैश से रिमूव करें तो यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे ना हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, तो आप आंसर देंगे 3, 2 आंसर नहीं होगा, कितना आंसर होगा, 3 आंसर होगा। तो एक तो ये पहले वाला है पॉसिबल प्रोडक्ट, हॉफमैन आपको साफ साफ दिख रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज सेडजेफ। और ये जो सेडजेफ बना है ना, इसके आपको 2 फॉर्म्स मिलेगी, एक सिस और एक ट्रांस। एक बार दोनों मिथाइल कहां पर होंगे, जस्ट अ मिनट, एक बार दोनों मिथाइल सेम साइड होंगे, और एक बार दोनों मिथाइल को आप अपोजिट साइड भी रख सकते हैं, बहुत आर पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना।
तो हाँ, आपको यहाँ से सिस भी मिल सकता है, ट्रांस भी मिल सकता है। तो सुनो मेरी बात, जब आप दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से चेक करते हो कि कौन से वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा मेजर, कौन सा माइनर है, तो उसे हम लीजो सेलेक्टिविटी कहते हैं। बट अगर यहाँ पर मुझे बताना है कौन सा मेजर है, सिस वाला मेजर है कि ट्रांस वाला मेजर है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या बोल सकते हो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो जब हम दो स्टीरियो आइसोमर्स में से चूज करते हैं कि कौन सा बनेगा मेजर, कौन सा माइनर बनेगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं। ऊपर मैंने बात की थी रीजो सेलेक्टिविटी की, कि मैं डबल बोन यहाँ भी बना सकती हूँ, दूसरी तरफ भी बना सकती हूँ, हाँ या ना। तो उसे तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, डिफरेंस किसमें था, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में। तो ये वो क्या थे, पोजीशन आइसोमर्स थे, क्या थे वो, पोजीशन आइसोमर्स थे। पोजीशन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो जब मैं दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कंपेयर करती हूँ कौन मेजर है कौन माइनर है, दैट इज रीजियो सेलेक्टिविटी। बट जब मैं दो स्टीरियो आइसोमर्स में कंपेयर कर रही हूँ कौन मेजर है कौन माइनर है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और रीजियो सेलेक्टिव भी है, क्योंकि पहले तो आपने चेक करा डबल बोन कहाँ बनेगा, ठीक है, तो डबल बोन हमने देखा बीच में बनेगा क्योंकि वो स्टेट जेफ बना रहा है, दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है, वो स्टेट जेफ प्रोडक्ट है, दैट इज मोर स्टेबल। फिर डबल बोन तो बना लिया, अब उसमें भी हमें दो फर्दर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो उसमें कौन मेजर है उस रिएक्शन, ये पता करने के लिए बच्चा इस जब हम ये चेक करते हैं कि उसमें कौन मेजर है कौन माइनर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। एंड यस, जनरली ट्रांस वाला ही क्या होता है, मेजर होता है। क्यों, क्योंकि दो बल्की ग्रुप्स कहां पर होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं। तो दो बल्की ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ट्रांस वाला ही जनरली क्या होता है, मेजर होता है, सिस वाला क्या है यहाँ पर, माइनर है। इज इट क्लियर? तो लिख लीजिए यहाँ पे, इन द मेजर स्टीरियो आइसोमर, इन द मेजर स्टीरियो आइसोमर bulky groups lies opposite with each other, with respect to each other. ठीक है, इन इवन मैकेनिज्म, साथ में इवन भी लिख लो, हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, इवन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इवन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ इवन रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है, बोल सकती हूँ ना। दैट मीन्स इवन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, even is stereo selective. ओके फाइन, एक दो बातें और लिख लीजिए इवन के बारे में। तो ये हमने मैकेनिज्म देख लिया, हमने एग्जांपल भी देख लिया, कहाँ डबल बॉन्ड स्टेबल बनता है वो भी हमने देख लिया। तो प्लीज दो बातें याद रखना कि हमेशा इवन में सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट हम चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल होगी तो आप कराएंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम बगल में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो किससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जहां से बनने वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। या बोल सकते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा अल्कीन क्या है, स्टेबल है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आपको मेजर प्रोडक्ट में बचा जो डबल बॉन्ड मिल रहा है उसमें आप सिस ट्रांस बना पा रहे हैं, उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी मिल रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, क्योंकि आप दो स्टीरियो आइसोमर्स में चेक कर रहे हो कौन मेजर है। और हमेशा कौन सा मेजर होगा, ट्रांस वाला मेजर होगा, क्योंकि दो बल्की ग्रुप अगर अपोजिट में है तो रिपल्शन कम होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इवन रिएक्शंस रीजियो सेलेक्टिव तो होती ही है, साथ के साथ वो स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी कुछ बातें और लिख लीजिए इवन रिएक्शन के बारे में। इवन मैकेनिज्म या इवन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
कौन से सॉल्वेंट में होना प्रेफर करता है ये? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकेटाइन एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उस कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम रेट की भी बात करते हैं कि बार पूछ लेते हैं आपको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स देकर, डिफरेंट ग्रुप्स देकर कि भाई किसका रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है। तो रेट आप कैसे चेक करेंगे? तो सुनो, आर एल है, आर एल्काइल ग्रुप है, एल क्या है? लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर आप लिविंग ग्रुप को भी चेक करोगे, यू विल चेक लिविंग ग्रुप, ठीक है। एंड हम आर को भी चेक करेंगे, हम आर को भी चेक करेंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो आर अगर टर्शरी है तो अल्काइल ग्रुप तीन तरह के हो सकते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तीन एग्जांपल लिए, एल को मैंने सेम रखा, एल को मैंने क्या रखा? सेम रखा। मैं सिर्फ किसको चेंज कर रही हूँ? आर ग्रुप को चेंज कर रही हूँ। मैं सिर्फ किसे चेंज कर रही हूँ? आर ग्रुप को चेंज कर रही हूँ। मैंने एल को सेम रखा, एल मान लो क्लोरीन ले लो, आप क्लोरीन ले लो ना, आप सब में काम खत्म करो, आप सब में एल को क्लोरीन ले लो, ठीक है। आप सिर्फ किसे चेंज कर रहे हैं? आर को चेंज कर रहे हैं। तो इन तीनों में मुझे चेक करना है कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। किसकी बात करें हम? रिएक्टिविटी की बात करें, किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होती है? टर्शरी में ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी की ज्यादा होगी प्राइमरी से। आप देख सकते हो ये वाला टर्शरी कार्बन है, तो दिस इज टर्शरी हैलाइड। ये वाला कार्बन कैसा है? सेकेंडरी है, दिस इज सेकेंडरी हैलाइड। और ये वाला कार्बन कैसा है? प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी हैलाइड। तो टर्शरी हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। अब हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। तो लिविंग ग्रुप में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लिविंग ग्रुप में अगर बात करें तो आपको पता है आयोडीन जो है वो, अगर चारों हेलोजन्स की बात करें तो चारों हेलोजन में लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है? आयोडीन। वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, पढ़ा है हम लोगों ने, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में वीक बेस कौन है? आई माइनस है, एंड एफ माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो आई माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो लिख लीजिए, living group ability increases, living group ability increases, तो reactivity increases, reactivity क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब अगर मैंने आर को सेम रखा लेकिन मैंने चेंज किया सिर्फ हेलोजन को, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आर आई, देन आर बी आर, देन आर सी एल। इज इट क्लियर? So this is the reactivity order towards even reaction. This is the reactivity order towards even reaction. And this is the reactivity. This is also the reactivity order towards even reaction. ठीक है, बट पहले केस में हमने आर को सेम रखा, लिविंग ग्रुप चेंज किया, तो आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन। एंड दूसरे केस में हमने हेलोजन को फिक्स रखा, हमने चेंज किया आर को। तो प्लीज रिमेंबर टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। इज इट क्लियर? तो आइए इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4. 1, 2, 3, 4। तो आपको पता है ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में OH OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और OH2 प्लस को वहां से हम निकाल देंगे तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ऐसे केस में आप क्या करोगे? OH को निकाल के वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ। तो इस केस में आपको कार्बोकेटाइन ये वाला मिलेगा, हाँ या ना? दूसरे केस में अगर मैं OH को वहां से रिमूव कर देती हूँ OH2 प्लस की फॉर्म में, तो मुझे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा। तीसरे केस में अगर आप OH को रिमूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा।
एंड फोर्थ केस में अगर आप OH को रिमूव करते हैं तो आपको पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे मिलता है। तो अब मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक करूंगी? तो आप चेक करें बनने वाला कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। तो ऐसे केस में आप चेक करेंगे कार्बोकेटाइन किसमें स्टेबल बन रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं दो दो डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेजोनेंस में है ये। सेकेंड वाले में एक ही डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। थर्ड वाले में कार्बोकेटाइन कैसा है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बगल वाले, यहाँ पे कितने मिथाइल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 7 अल्फा हाइड्रोजन क्या दिखा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और लास्ट में तो भाई sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल है, तो ये तो क्लियर है कि लास्ट वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। और आप लोगों को पता है कि मेसोमेरिक, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रायोरिटी हम किसको पहले देते हैं, मेसोमेरिक को। मतलब प्लस है माइनस है कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस है, सब प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, मेसोमेरिक को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन इंडक्टिव को। तो फर्स्ट 2 में रेजोनेंस हो रहा है, मेसोमेरिक हो रहा है, रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही बात है। तो फर्स्ट 2 में क्या हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, या बोलो रेजोनेंस हो रहा है। और लास्ट में क्या, थर्ड में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो पहले प्रायोरिटी आप किसे देंगे, रेजोनेंस को देंगे। तो फर्स्ट 2 आर मोर स्टेबल देन थर्ड वन। एंड फर्स्ट 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और वहां पे एक ही डबल बॉन्ड है कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस में। तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो इस केस में आप क्या चेक करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? तो एल्काइल हैलाइड्स में तो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको हेलोजन देखना है और आपको आर ग्रुप देखना है कैसा है, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर डिफरेंट एल्काइल हेलोजन्स हैं तो आप हेलोजन्स को देखेंगे, अगर हेलोजन सेम है एल्काइल ग्रुप अलग है तो आप एल्काइल ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। और अल्कोहल के केस में आपने क्या चेक करना है, आपने कार्बोकेटाइन बनाकर देखना है। तो बाकी जितने भी केसेस है एल्काइल हैलाइड्स के अलावा, उनमें आप कार्बोकेटाइन बनाकर देखना। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा इवन रिएक्शन। तो ये सारी बातें थी इवन रिएक्शन के बारे में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है इवन रिएक्शन में। तो हमने बहुत सारी बातें की, रीजो सेलेक्टिविटी की, स्टीरियो सेलेक्टिविटी की, रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे इवन में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की है इवन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवन सीबी डिस्कस करेंगे। एंड इवन सीबी में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, तो साथ ही में हम लोग ई टू बी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।